Hello students, good morning. Welcome to my channel Prep AG Chemistry. In this video session we are going to start the crystal field splitting theory. देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थे। जैसे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू एग्जैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। फिर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से कलर ऑफ द कंपाउंड जो है ये फाइंड नहीं कर सकते। तो इन सब को फाइंड करने के लिए ये हमारा नेक्स्ट थ्योरी था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, जो एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है कि कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, साथ साथ उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, कलर्ड होने के पीछे रीजन क्या है, इन सब का एक्सप्लेनेशन जो है एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से मिलता है। So let us start the crystal field theory। तो अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये एक्चुअली आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो कलर्ड कंपाउंड कैसे फॉर्म करेगा, उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ठीक है, हम लोग कुछ पोस्टुलेट्स हैं उनको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कंसिडर किया गया कि लिगेंड्स जो है वो पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि लिगेंड्स के पास क्या होता है, तो इनके पास लोन पेयर होता है जिसको ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब देखो लोन पेयर दे आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेंगे तो अब क्या होगा, ये एज ए नेगेटिव चार्ज एक्ट करेगा। तो एज ए होल दिस लिगेंड इज कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज। ओके, नेक्स्ट assumption देखो, देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मेटल ऑर्बिटल एंड द लिगेंड ऑर्बिटल। हम लोग देखें तो एक्चुअली क्या है कि लिगेंड्स जो है ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहे हैं। तो मेटल के बीच और लिगेंड के बीच क्या होगा, इनके ऑर्बिटल्स के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन के कारण ये एक दूसरे से एक्ट करेंगे। तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इससे क्या होता है, तो एक्चुअली जो बॉन्ड फॉर्म होता है लिगेंड्स एंड मेटल्स के बीच वो प्योरली आयनिक नेचर का होता है। दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली आयनिक इन नेचर। नाउ द नेक्स्ट, d orbitals, as we know that d have 5 orbitals, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। ये 5 ऑर्बिटल जो है इनको बोला जाता है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स the d orbitals have equal or the same energy। That means all these orbitals dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, these all have same energy, equal energy, and so they considered as degenerate orbitals। Okay, when the ligands approaches these degenerate orbitals, अब क्या होता है कि अब जो ये ligands हैं ये जब d ऑर्बिटल्स को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, the degeneracy of the d orbitals get destroyed due to the ligands। और इन ligands के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के कारण क्या होता है कि डिजेनरेसी जो है, यानी कि d ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के हैं, इनकी डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये स्प्लिट कर जाते हैं 2 सेट में। तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है। पहले को हम लोग बोलते हैं क्या, T2G सेट। यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर्म करता है T2G सेट, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या, EG ऑर्बिटल सेट। तो इस तरह से 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड द d orbitals। ओके, एंड सो दे आर स्प्लिट इनटू द 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और यहाँ पे जो एनर्जी होता है, जो भी एनर्जी रिलीज होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दिस इज एक्चुअली नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
This is called crystal field stabilization energy, CFSE, and it depends on the strength of the ligand. We have two types of ligand. If you have a strong filled ligand, at that condition the crystal field stabilizing energy is very high, and in case of weak filled ligand the crystal field stabilization energy is low. So it depends on what? It depends on the strength of the nature of the ligand. तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, तो चलो यहां तक नोट करो। तो फिर हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्कस करते हैं कि ये क्रिस्टल फील्ड कैसे हो रहा है, कैसे ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो रहा है इन अलग अलग कंडीशंस में। ओके, चलो यहां तक नोट करो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जानते हैं D2sp3 या फिर sp3d2 होता है। ठीक है, तो ये इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स का कंडीशन है। अब हम लोग आते हैं, तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो ठीक सेंटर में होता है, और फिर जो कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल होते हैं वहां पे लिगेंड्स जो है वो अप्रोच करते हैं। तो यहां से देखो लिगेंड्स जो है ये क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस सेंट्रल एटम को दे रहे हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड टू दी सेंट्रल मेटल एटम विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल के सेंटर पे सिचुएटेड है। इसके अकॉर्डिंग इनका शेप देख सकते हो कि ये एक स्क्वायर प्लेनर यानी कि एक प्लेन में है, और इनके ठीक सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये दो लिगेंड्स जो है अवेलेबल है, और इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो हमारा जो डी ऑर्बिटल है ये तो 5 ओरिएंटेशन रखता है। पहला होता है हमारा DXY XY, दूसरा होता है हमारा DYZ DYZ, तीसरा दैट इज थर्ड वन, और ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा XZ DXZ, और फिर हमारे दो और ऑर्बिटल्स हैं DX² -Y² एंड DZ²। तो ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं, देख सकते हो इनका ओरिएंटेशन। तो यहां से क्या हो गया, DXY DYZ DZX DX² -Y² एंड DZ²। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल होता क्या है, तो इंटरेक्शन देखो, जो डी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन कुछ अवेलेबल होते हैं, और लिगेंड्स जो होते हैं वो फिर अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अब क्या होता है कि दोनों के दोनों जब निगेटिवली चार्ज हैं तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, यानी कि ये जो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन थे वो, और ये जो L यानी लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। एक्चुअली ये एक कंडीशन होता है अप्रोचिंग का कि लिगेंड्स जो है वो किस एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि लिगेंड्स जो है उनके इलेक्ट्रॉन्स जब अप्रोच करते हैं डी के वैकेंट ऑर्बिटल्स में, तो वहां पे एक्चुअली इंटरेक्शन कॉज होता है। यहां पे होता क्या है कि इन केस ऑफ DX² -Y² एंड DZ², लिगेंड्स जो है वो सेम एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे लिगेंड्स के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे लिगेंड्स के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि जब लिगेंड्स के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोच करते हैं सेम एक्सिस के अलोंग,
तो इस केस में रिपल्सिव फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है लिगेंड के अप्रोच होने से वो बहुत ज्यादा लगेगा। इन केस ऑफ दिस थ्री, ये जो है वो एक्सिस के अलोंग ना होकर के किसी दूसरे डायरेक्शन से आ रहे होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरे डायरेक्शन है, इस ऑर्बिटल के अलोंग नहीं आ रहे हैं, या फिर इस ऑर्बिटल के अलोंग नहीं आ रहे हैं, फिर यहाँ से दूसरे ऑर्बिटल के अलोंग आ रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा कि इन तीनों केसेस में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इन दिस टू केसेस। और जब यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तो फिर क्या होता है, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए डीजेनरेसी जो है डी ऑर्बिटल्स का वो स्प्लिट कर जाता है, वो डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 एंड 2 5। अब यहाँ पे लिगेंड्स जब अप्रोच किए, लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो अब क्या होगा, पहले ये एक मिनिमम एनर्जी लेवल पे थे, यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या है, लोअर है। लेकिन जब इनके साथ यानी लिगेंड के साथ क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो इनका एनर्जी लेवल अब क्या हो गया, बढ़ गया। और जब एनर्जी लेवल बढ़ गया तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि ये इस एनर्जी को बैलेंस करेंगे, और इसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, तो स्प्लिटिंग होता है। जिनका एनर्जी लेवल हायर होता है वो हायर लेवल पे चले जाते हैं, जिनका एनर्जी लेवल लोअर होता है वो लोअर पे चले जाते हैं। तो देखो इन तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि एक्सिस के अलोंग अप्रोचिंग नहीं हो रहा है, वो डिफरेंट डायरेक्शन से हो रहा है। और जब डिफरेंट डायरेक्शन से हो रहा है तो यहाँ पे जो रिपल्सन एनर्जी है वो कम लग रहा है। तो कम लग रहा है तो ये स्प्लिट करता है 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2G। इसको हम लोग बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। और इसमें कौन कौन सा होता है, तो यहाँ होता है DXY, DYZ एंड DZX। इन तीनों का एनर्जी लेवल इक्वल होता है, ठीक है। फिर देखो अब जिनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अलोंग दी एक्सिस है, ये भी अलोंग दी एक्सिस है, तो जब ये दोनों के दोनों सेम एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा, तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हायर लेवल में चला जाता है और यहाँ पे ब्रेक होता है, और यहाँ पे 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे dx² माइनस y² और साथ में dz² होता है, और ये कहलाता है Eg लेवल। तो ये हो गया Eg लेवल और ये हो गया T2G लेवल, या फिर T2G ऑर्बिटल एंड Eg ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो इस सेंटर को हम बोलते हैं बेरी सेंटर और एवरेज एनर्जी लेवल, ओके। अब देखो इनसे T2G लेवल का जो एनर्जी लेवल है ये क्या हो गया, इनसे डिक्रीज हो गया। तो ये कितने से डिक्रीज हुआ, तो ये होता है -0.4 डेल्टा नॉट। और इनका जो एनर्जी है Eg लेवल का, ये इंक्रीज हो गया, तो इनका जो एनर्जी लेवल होता है ये होता है +0.6 डेल्टा नॉट। और ये टोटल डिफरेंस जो होता है इन दोनों के एनर्जी का, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा नॉट। तो ये हो जाता है हमारा डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट एक्चुअली जो है ये आपको डिनोट करता है, यहाँ लिख दे रहा हूं डेल्टा नॉट, ये एक्चुअली आपको होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। और नॉट जो है ये डिनोट करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये हो जाता है स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा हो गया स्प्लिटिंग, ठीक है। चलिए तो यहां तक नोट कीजिए। अब हम लोग इसमें के कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, तो पहले इनको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट some important points related with the crystal field splitting theory in octahedral complex. Here, according to crystal field, ligands always approach along the given axis, along the same axis. Ligands जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जब भी अप्रोच करते हैं तो वो एक गिवन एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, dxy, yz और dzx इन ऑर्बिटल्स के केस में क्या होता है कि ये आपको सेम पाथ में नहीं आते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम पाथ फ्रॉम वेयर द लिगेंड्स अप्रोचेस।
यानी कि ये उसी पाथ में अवेलेबल नहीं होते हैं। हम लोगों ने डायग्राम में जैसे देखा है कि यहाँ पे ये जो है ये सेम पाथ में नहीं आते हैं, और इस तरह से इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगता है वो क्या होता है, वो कम होता है, और जब कम होता है तो जो एनर्जी होती है वो भी लोअर होती है। ठीक है, और इस तरह से T2G लेवल, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल, ये इनका फॉर्मेशन होता है, ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² का केस आता है तब क्या होता है कि ये डायरेक्ट इन द पाथ ऑफ अप्रोचिंग द लिगेंड होते हैं, यानी कि ये लिगेंड के सेम पाथ में होते हैं, और जब सेम पाथ में होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता है, ये आपको हाइयर होता है, और इस तरह से क्या हो जाता है, हाई एनर्जी Eg ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। Eg जिनको हम लोग बोलते हैं डबली जनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, T2G और Eg। ठीक है, T2G ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल्स, Eg डबली जनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो यहां से देखो, यहाँ पे हमारा ये T2G लेवल है और ये हमारा क्या है, Eg लेवल है। तो आप देख सकते हो कि जब हमारा मेटल बिना किसी लिगेंड के है, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स से इनका इंटरेक्शन हो रहा है तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, और जब एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो फिर इनमें क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, और इस तरह से आप देख सकते हो दो dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz² ऑर्बिटल, जिसको हम लोग Eg लेवल या Eg डबली जनरेटेड ऑर्बिटल बोल रहे हैं। दूसरा हमारा फॉर्म कर रहा है T2G, तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो जा रहा है आपको, तो ये dxy, dyz और dzx का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 3, 5 डेल्टा नॉट को हम लोग जानते हैं क्या, कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या देगा, +2 इंटू 3/5 दैट इज 6/5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है और ये क्या है, -2 है, तो -2/5 इंटू 3 ऑर्बिटल्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -6/5। तो आप देख सकते हैं इनके वैल्यू जो है ऑलरेडी क्या है, आपस में इक्वल है। तो इस तरह से ये हो जाता है स्प्लिटिंग थ्योरी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में, और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है। एक्चुअली आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ही होगा, यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो अब हम लोग देखेंगे इनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी बहुत ही क्रूशियल है, स्पेसिफिक है। यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है, हुन्स रूल को फॉलो करना है। हुन्स रूल शुड बी फॉलोड। तो यहाँ पे आपको फॉलो करना है हुन्स रूल को। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, D1 है, तो इस केस में देखो हम लोग सिंपली क्या देखेंगे, दोनों लेवल देखेंगे, Eg है और क्या है, T2G है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिंगली फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N जो है 1 है। लिगेंड हमारा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भी कोई बात नहीं, वीक फील्ड है तो भी कोई बात नहीं। फिर आ जाओ, अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन D2 है तो यहाँ पे देखो Eg लेवल और T2G लेवल, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फील होगा। फिर आ जाओ, अगर D3 है तो फिर से Eg लेवल एंड T2G लेवल, सिंगल इलेक्ट्रॉन फील होगा। अब कंडीशन है कि हमारे पास क्या हो जाए, अब हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास D में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फीलिंग कैसा होगा। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपके पास लिगेंड कौन सा है, लिगेंड देखना है। ठीक है, लिगेंड तो हमारा एक तो है वीक फील्ड लिगेंड और दूसरा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी कि अब हम लोग देखेंगे लिगेंड्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। ओके, तो अब जब हम लोग देख रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या कंडीशन है कि इसके अक्रॉस जो डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होता है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, वो वीक होगा।
और वीक होगा तो यहाँ पे डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी। एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं पी, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी से क्या होगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है पेयरिंग एनर्जी से लेस होगी। तो इस केस में आप देखो Eg और T2G, तो यहाँ पे ये हमारा T2G हो गया और ये हमारा क्या हो गया, Eg हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को फील करो, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनके बीच जो गैप एनर्जी है यानी डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है वो कम है। तो अब जो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ ना आकर के जंप कर जाएगा यहाँ पे, और कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो देखो T2G 3 एंड Eg 1। तो अब देख लो ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पे देखो इनका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आ जाओ कि अब हम लोग थोड़ा देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंडीशन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू तो हाई होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है ये अपने चारों तरफ क्या करेंगे, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेंगे, जिससे इंटरेक्शन जो होगा, जिससे फोर्स जो लगेगा, रिपल्सिव फोर्स वो हाई लगेगा और एनर्जी भी हाई होगी। तो अब यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, यानी कि पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा नॉट का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो इस केस में जब फीलिंग होगा तो देखो Eg लेवल और T2G लेवल, तो आप देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 4th इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है इस गैप एनर्जी को जंप ही नहीं कर पाएगा, और जब ये जंप नहीं कर पाएगा तो अब 4th इलेक्ट्रॉन यहां न जाकर के यहीं पे आके पेयर्ड हो जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पे ये क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को क्या बोला है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड को क्या बोला है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देख सकते हो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ फिर प्लस हाफ। तो यहाँ से क्या हो गया, तो देखोगे तो 1 हो गया, यहाँ से देखो तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हाई है, और इस तरह से म्यू जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोग सीखे हुए हैं, म्यू इक्वल्स टू √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है वो क्रूशियल है, और साथ साथ आपको कुंट्स रूल को फॉलो करना है, और यहाँ पे देखना है कि जब भी आपको 3 से हायर इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस केस में आपको लिगेंड का इफेक्ट देखना है। अगर लिगेंड होगा वीक फील्ड तो पेयरिंग नहीं होगी, अगर लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड तो पेयरिंग होगी। अब याद कीजिए हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये चीज थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि जब अमोनिया आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है डी में, और इस तरह से क्या हो जा रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब आपको हाइड्रोजन डोनर एटम होगा, हाइड्रोजन डोनर होगा, तो ये क्या होते हैं, ये आपको वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन डोनर, तो इसका नंबर ऑक्सीजन फैमिली के डोनर यानी सल्फर और ऑक्सीजन वो भी वीक फील्ड होते हैं। फिर आ जाओ नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड, और फिर कार्बन स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान से देख लेना है कि डोनर एटम हमारा क्या है, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी डिस्कस किया था जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, और इनका ऑर्डर भी डिस्कस किया गया है कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, तो चलिए अब इनको नोट कीजिए, और आपका यहाँ पे ये आप प्रैक्टिस करिएगा D5 के लिए, D6 के लिए, D7 के लिए, D8 के लिए, D9 के लिए, और फिर जो भी डाउट होगा उसको पूछिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होता है, और चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड
स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो होता है -0.4 n(T2G) प्लस 0.6 n(Eg) इंटू डेल्टा नॉट प्लस x इंटू टी। अब देखो n(T2G) number of electrons in T2G orbitals, फिर आ जाओ nEg number of electrons in Eg orbital, delta naught splitting energy of octahedral complex, while x number of paired electrons and p is known as pairing energy। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अगर मान लो कि हमारे पास D4 है और केस किसका है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिलेगा, T2G4 Eg0, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है Eg लेवल पे जंप करके नहीं जाएगा और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ऐसे ही होगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखें तो देख लो n(T2G) का वैल्यू कितना है, तो n(T2G) का वैल्यू 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो nEg का वैल्यू क्या है, तो ये आपको 0 है। और फिर देखो ध्यान से, तो x पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो इनके वैल्यू पुट करो, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये देगा -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 0 इंटू डेल्टा नॉट प्लस, अब देख लो x की वैल्यू क्या है, इंटू p, तो यहां से ये दे देगा -1.6 डेल्टा नॉट प्लस 2p। तो ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अगर यहीं पे D4 कंडीशन ही होता और ये क्या होता, वीक फील्ड लिगेंड होता, तो इस केस में देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और एक जंप करके चला जाता ऊपर, और इस तरह से कंसेप्ट कैसा होता है, T2G3 एंड Eg1। अब इनके वैल्यू देखो, तो x पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं। अब यहां से देखें हम लोग, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.4, चलिए -0.4 प्लस 1 इंटू 0.6 इंटू डेल्टा नॉट प्लस 0 इंटू p। तो इस तरह से ये वैल्यू दे देगा, ये आपको देगा -1.2 प्लस 0.6 इंटू डेल्टा नॉट इक्वल्स टू, अब देख सकते हो ये क्या दे देगा, -0.6 डेल्टा नॉट। तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की, और इस पे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज डेल्टा नॉट, ऑल्सो द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।